एक बार फिर खुशामदीद आपको। जरगे में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि ये जो मैंने हालत देखी आपके वार्ड की, वहाँ पेशेंट की, आप लोगों की क्या हालत होती है? आजकल कैसे तो गुजर रहे हैं? बहुत जो है वो मुश्किल है। मेरा तो खैर इतना नहीं, लेकिन टीम को हम उनको मोरल उनका वो करते हैं और मरीज़ों के पास खुद जाते हैं, हर एक से मिलते हैं। तो उसमें ये होता है कि उनका भी मोरल बेहतर हो जाता है। उस ड्रेस में रहना, वो जी, कितने मास्क पहनना। अब यूज़ टू हो चुके हैं हम। और मरीज़ को भी तसल्ली होती है कि डॉक्टर्स और नर्सेज उनको हाथ लगा रही है। मैंने बहुत जगहों पे सुना, मेरे पास बहुत मरीज़ डिफरेंट जगहों से आए जहाँ पे बदकिस्मती से डॉक्टर्स और नर्सेज डरती थी मरीज़ के पास जाने से और उनको हाथ लगाने से। तो वो सारा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया कि मरीज़ समझें कि हम उनके पास ही हैं, हम वो कोई अछूत नहीं है। और तो लेकिन मुश्किल है कि हमारे बहुत सारे जो है नर्सिंग वो दबाव कितना ज़्यादा है आप लोगों पे, क्योंकि आपके तो बेड्स भी सारे वो जी हैं फुल हैं। हमारे पास 3-4 नर्सेज होके गए, बहुत बीमार हो गए जो मेरे साथ यूनिट में थे। मैं ये समझता हूँ, इसको मैं ऐसे तशबीह देता हूँ कि आप देखें जो जिस जगह पे आप खड़े हैं वही जगह आप जो मर्जी है पहन लें, यहाँ पे लोग इन्फेक्ट होते हैं। चाहे आप PPEs पहन ली, मेरा तजर्बा बोल रहा है और आपने देखा कि दुनिया भी यही कह रही है। तो ये ऐसे है कि जिस तरह कहीं खुदा न खास्ता आग लग गई है किसी भी एक फ्लोर पे, होटल के या किसी, और एक धुआं है, वो धुआं जो है वो आपने इनहेल करना है, चाहे आप थोड़ा करें वो जाना है। अब उसमें वो किसने बीमार होना है, किसने कैच करना है, कितना बीमार होना है, वो होगा। जो हमारे पास नर्सेज, जो लोग हमारे अपने हॉस्पिटल के बीमार हुए, मेरे साथ जो टीम में थे वो उसी यूनिट में काम कर रहे थे। तो ये पूरी तरह अगर आप में मास्क भी लिया हुआ हो, PPE भी हो, हाथ भी, तो इसके बावजूद कोई बेहतियाती हो जाती है उसकी वजह से? वो बस उसने जाना होता है जी। वो ऐसी चीज़ है जो आपको वो एनवायरनमेंट में आपके इतना ज़्यादा है कि वो आपने लेना ही लेना है। अब उसमें आपकी इम्यून सिस्टम उसको अगर फाइट कर लेती है या मार देती है, या मतलब आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होता, बल्कि हम कमरे में करते हैं, मतलब पूरे प्रॉपर तरीके से, आने से पहले, जाने से पहले, मतलब उतारना, शावर लेना, कपड़े दूसरे, लेकिन वो बस आप लेंगे वो। अब उसमें कौन बच गया, सरवाइव कर गया, कौन बीमार हो गया। हमारे 3-4 बहुत बीमार हो गए नर्सिंग स्टाफ। मेरे पास वो कोई 18-19 दिन रह के गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो के ऑलमोस्ट सारे चले गए। इस वक्त पाकिस्तान में ये इतना फैल गया है कि इससे बचना अब मुमकिन नहीं है। फिर हुकूमत की बात दुरुस्त नहीं लगती कि अब इसके सिवा कोई तरीका नहीं है कि आप हर्ड इम्यूनिटी होने दें? जी, इसके मैं आपको पीछे का पस मंज़र बता देता हूँ कि देखें, WHO ने कहा था कि हमारे पास पाकिस्तान में अभी ये मार्च में नहीं आया था इतना ज़्यादा, तो उन्होंने ये कहा था कि आप लॉकडाउन जो है ना थोड़ा आगे कर दें। ये वाला टाइम आ रहा था, मई और ये वाला, तो हमने वो नहीं किया और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैला है। स्वीडन की मिसाल ये थी कि उन्होंने अपने लोगों को फैलाने दिया, उसमें बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ, बहुत लोग उसमें बीमार हुए, मरे भी। हर्ड इम्यूनिटी से आप नुकसान पहुंचा देते हैं। हर्ड इम्यूनिटी जो आपके यंग लोग होते हैं उनके लिए तो ठीक होती है। आपने 2 तरह से हर्ड इम्यूनिटी करनी होती है। एक, सब पॉपुलेशन को आप जो है वैक्सीन कर दें तो हर्ड इम्यूनिटी होगी। दूसरी इम्यूनिटी होती है कि आप उनको बीमारी से एक्सपोज कर दें। फ्लू है, जिसने मरना होता है मर जाता है, और वो फिर क्या होता है कि वो उनमें फैलता है और उसमें वो लोग ठीक हो जाते हैं और उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब आप इन लोगों को छोड़ देंगे, और वो हम देख रहे हैं आपके सामने कि हर्ड इम्यूनिटी तो दूर की बात है, अब आपने हेल्थ सिस्टम पे इतना बर्डन डाल दिया कि जो लोग बीमार होने लगे उनकी तादाद में इजाफा हो गया। चलो हम बात तो हम मान लेते हैं, वो तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है और इतने टेस्ट हुए ही नहीं, तो नहीं, वो तो अब तो सब कुछ अवाम पे छोड़ दिया है, तो अवाम क्या करें? आपने अवाम को एक्सपोज कर दिया बीमारी से। अच्छा, एक्सपोज तो कर आपने दिया। अब मेरे में इम्यूनिटी है, आप में नहीं है, आप में है, मेरे साथ लोग हैं, अब वो बीमार होंगे। एक एक खानदान के 10-10 बंदे, 5-5 बंदे हमारे पास इकट्ठे आ रहे हैं। अब उसमें कोई बहुत बीमार होगा, कोई कम बीमार होगा, कोई अस्पताल पहुंच जाए, तो आपने उनको इतनी बीमारी लोगों में एक्सपोज कर दिया कि अब वो हैंडल नहीं हो रहा। और लोग, वो माशियत की हम बात करते थे, दिहाड़ीदार तबके की बात करते थे, हम रोटी तो यही की बात, मैं कह रहा हूँ ना कि अब जो कुछ करना है लोगों ने करना है और कोरोना ने करना है। लेकिन बदकिस्मती से अब मसला कुछ और हो गया है। एक तो जो उसके अलामात है ना वो मुख्तलिफ हो गए हैं। हाँ, मतलब कैसे? अब वो डायरिया की सूरत में आ रहा है,
अच्छा। हाँ, अब वो टेस्ट लोगों का जा रहा है, थकावट से आ रहे हैं, फटीग से आ रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम की कैफियत ख़त्म हो गई है, कभी बुखार में आ जाते हैं। फिर उसकी एक और चेंजिंग ये हुई है कि एक को लगता है तो पूरा पूरा घर अब अफेक्ट हो गया है। अच्छा, एक बंदे को किस वक्त अपने बारे में ये राय कायम करनी चाहिए कि मुझे शायद कोरोना हो गया और मुझे टेस्ट करना चाहिए? क्या आजकल के अलामात उसके क्या हैं? मैं तो कहता हूँ कि अब तो टेस्ट से आप निकल चुके हैं, क्योंकि देखें अब आपको अगर अलामात हमारे होते हैं मतलब, तो उसमें अगर फटीग है, आपको दर्दें हैं, आपको बुखार की कैफियत है, आपको टेस्ट आपका चला गया, सेंस ऑफ स्मेल चली गई है, और आपको थोड़ा सांस तो दूर की मतलब दूर में आके ख़राब होता है बाद में आके, तो आप समझें कि आपको ये कोरोना की अलामात हैं। अच्छा, टेस्ट में ये जो बात की जाती है कि जी एंटीबॉडी टेस्ट ज़्यादा मौसर हो सकता है बजाय ये जो हमारे रूटीन। अच्छा, अब इसी टेस्ट की तरफ जो आते हैं ना, इसमें अब दो तरीके के टेस्ट हो रहे हैं। एक तो कोरोना का जो रैपिड पीसीआर टेस्ट था, जिसे हम कोविड-19 या कोरोना सार्स कोरोना 2 का हम देते हैं, इससे डिटेक्ट होता है, वो हलक और नाक के ज़रिए हम टेस्ट लेते हैं। अब ये देखने में आ रहा है, मेरे एक्सपीरियंस में आ रहा है और बहुत सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट कह रहा हो गया कि एक हफ्ते में भी वो पॉजिटिव नहीं आता, दूसरे हफ्ते में पॉजिटिव नहीं आता, वो जाके तीसरे हफ्ते में आता है और मरीज़ को लामात हो रही होती हैं। तो अगर हम वो नेगेटिव ले लें और हम मरीज़ को कहें कि आपको कुछ नहीं है, तो वो और फैला देगा जाके। अब इसका ट्रेंड और इसका तरीका चेंज हो रहा है इस वायरस का, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने आपका अलामात चेंज हो रही हैं, ये हम देख रहे हैं। तो जहाँ तक एंटीबॉडी का टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट मेरा नहीं ख्याल, मैं उसमें आई एम सॉरी, लेकिन मैं उसके बारे में देखें, एंटीबॉडी टेस्ट बेसिकली आपकी इम्यूनिटी बताता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो लोगों के हम एंटीबॉडी टेस्टिंग लोगों की देख रहे हैं, उसमें या तो वो एंटीबॉडी उनका ट्रिगर ही नहीं होता, ठीक, या वो बहुत लो होता है, ठीक है ना। और उसमें ये होता है कि आप उसमें गलत फैसले कर लेंगे, वो समझेगा जी मुझे तो हुआ ही नहीं, और अगर किसी को हो गया तो वो कहेगा मैं तो बिल्कुल सेफ हो गया। तो मैंने आपका हो सकता है वायरस वो अभी भी कैरी कर रहा हो, वो उसका ये नहीं कि उसने वायरस से निजात दे, वो और लोगों को फैलाएगा। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये और कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देता है आपके लिए, मरीजों के लिए और डॉक्टर्स के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपके जैसे के हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल और आप जैसे डॉक्टर बहुत कम है पाकिस्तान में, ना होने के बराबर है। नहीं, बड़े अच्छे अच्छे भी हैं हमारे, और इस वक्त तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं हमारे लिए तो इस वक्त हर डॉक्टर, जी हमारे हर नर्स, हर पैरामेडिक वो जो है हमारे लिए हीरो है, हम उनको सलाम करते हैं। हमारे जूनियर डॉक्टर्स वो इस वक्त असल जो है मुजाहिद वो लड़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ देके। लेकिन मैंने पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी हस्पतालों से अपने रिपोर्टर्स के ज़रिए जो है वो रिपोर्ट्स तैयार की हैं, तो सरकारी हस्पतालों की तो बहुत बुरी हालत है। हुकूमत कितने भी दावे करें, पहले तो लोग वहाँ जाने का रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो और जो सूरत हाल बन गई है, तो उसके बाद हुकूमत कितनी भी अपने आप को एफिशिएंट बना दे, हमारे हस्पताल इन लोगों को नहीं संभाल सकते। और इसलिए ज़्यादातर लोग अब घरों पे ही ट्रीटमेंट का वो कर रहे हैं। तो आप इस वक्त जिन लोगों को ये अलामात हो जाती हैं और घरों पे क्वारंटीन होते हैं, तो मेरे ख़्याल में आप से ज़्यादा कोई नहीं लड़ा इस मरज़ से, तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? ज़्यादा अब इलाज जो हम कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, मैं अपना बता देता हूँ, बाकी भी लोग डॉक्टर्स माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में हमारे पाकिस्तान में। अब हम हॉस्पिटल में उनको दाखिल नहीं कर सकते, तो उनके इलाज डिपेंड करता है कि वो किस तरह आए हैं उस बीमारी में, क्या उनको माइल्ड बीमारी थी, मॉडरेट थी, शदीद थी, उसके मुताबिक उनको अब घर में इलाज किया जाता है। 99% से भी ज़्यादा लोग ठीक होके आ रहे हैं अगर वो इलाज कर लें या टाइम पे पहुँच। ज़्यादा लोग वो ठीक होते हैं जो टाइम पे पहुँच जाते हैं, अपने डॉक्टर से रजू कर लेते हैं। एक डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा, अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अस्पताल पहुँच जाते हैं, तो वो बच भी जाते हैं जिसको अस्पताल की ज़रूरत होती है। बहुत सारे मुझे कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें, नज़दीकी अस्पताल ले जाओ। जो दूसरा आपका पार्ट है सवाल का, कि देखें उसमें थोड़ी सी तफ्शीश की बात ये कि अगर किसी ने हमें वीडियो भेजी, उसने लिखा ये पैनाडोल पड़ी है, विटामिन सी पड़ी है, सर्बेक्स जेड है, सना मक्खी है, ये है, एजोमैक्स है, ये है, तो मुझे किसी ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब ये मुझे एक वीडियो आई, मैं क्या करूं? तो मैंने उसको एक सॉरी टू से तंजियन मैंने कहा या तुम सारी खा लो। मतलब ये वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब आप ये चीज़ें खा लेंगे, मरीज़ को नहीं पता होता कि उसकी अलामात कितनी संजीदा हैं।
ठीक है ना। अगर उसको अलामात पता चल गई हैं तो 1-2 दिन 5 दिन भी इंतज़ार कर ले, पैनाडोल ले ले, बुखार के लिए अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर ले। अगर वो ठीक नहीं हो रहा, उसके जिस्म में दर्द ज़्यादा हो रही है, बुखार शदीद हो रहा है, खांसी शुरू हो गई है, सांस फूल गया है, तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए। अगर वो टाइमली जाके अगर नहीं जाएगा तो ये, जैसा आपने शुरू में कहा कि एक ही ख़ानदान के लाहौर में, हाँ। और हम भी देख रहे हैं, वो फिर इस नौइयत का होगा। तो डॉक्टर के पास जाने में कोई हर्ज नहीं, वरना वो डिले करता जाएगा। तो ये जो ट्रीटमेंट प्लान लोगों ने वीडियोस दी हुई हैं। अच्छा, किस हद तक अगर सिम्टम्स हों तो घर पे रह के इलाज मुमकिन है, और क्या किस हद तक आने के बाद या कौन से सिम्टम्स के बाद हॉस्पिटल लाजमी हो जाता है? देखिए, जो माइल्ड सी है, थोड़ी सी बीमारी है जिसमें फटीग है, थोड़ा सा खांसी हल्की सी आ गई, दर्दें हो गई हैं, अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम, मैं तो वो नहीं देख रहा नज़ला ज़ुकाम की कैफियत ख़त्म हुई, पहले ये कहते थे ना कि फ्लू की तरह, वो ख़त्म हो गया। हाँ। पेट में डायरिया हो जाता है, ब्लोटिंग करता है, उभार होते हैं, तो वॉमिट की सूरत में आ रहा है, तो अगर इस तरह की थोड़ी बहुत ये अलामात हैं तो कुछ दिन आप गुजारा कर लें, अगर यंग लोग हैं, अगर यंग हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो ज़्यादा बीमार हो गए हैं, 60 से 70% लोग जो बीमार हैं वो ज़्यादा यंग ही थे, और उनकी उम्र 38 से 55 साल के दरमियान थी। ठीक है, औरतों में ये बीमारी कम है, बच्चों में ना होने के बराबर है। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि जी बूढ़ा ही बंदा आएगा, तो जवानों में भी बीमारी तेज़ी से फैलती है और शिद्दत इख्तियार कर लेती है। तो अगर कुछ दिनों में ये अलामात नहीं जाते, आप कुछ विटामिन सी ले लें, अगर किसी ने आपको बता दिया, लोग बहुत सारी दवाइयाँ लोगों से पूछ भी रहे होते हैं, अगर फिर भी आपकी अलामात नहीं होती तो फिर फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। ठीक। अच्छा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए ये जो कुछ लोग मुख्तलिफ विटामिन्स खा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बेहतर है? बेहतर है, विटामिन्स का रोल रहता है, वैसे भी बीमारियों में रहता है, लेकिन एक आम बंदा जिसको कोई बीमारी लाहक नहीं है, जवान आदमी है और उसको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की तकलीफ और बाकी को जिगर वगैरह की नहीं, तो विटामिन्स लेने का कोई उसको ज़्यादा इफेक्ट या एडेड इफेक्ट नहीं होगा। उन लोगों को तो वैसे ही दे रहे होते हैं, दिल की बीमारी या हाइपरटेंशन, वो तो ले रहे होते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीका बहुत सिंपल है कि अच्छी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आपकी 6 से 8 घंटे नींद हो, और आप खाना एक बैलेंस डाइट खाएं, तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। हाँ, जब आप बीमार हो जाएं तो फिर आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दूध पिएं, आप फ्रूट्स खाएं, एक बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं वो आप लें, तो उससे आप अपने जिस्म को, इम्यूनिटी अपने बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़दी मंजूर साहब। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो एक नामवर हेमोपैथिक डॉक्टर जो आलमी सतह पे रिकग्नाइज्ड हैं, वो हमारे साथ होंगे।